फिर से आ गई हूँ एक बार फिर मैं आपके लिए लेके एक ब्यूटीफुल सा सुंदर सा लेक्चर जिसको हम खून चूसना कहते हैं, और वो लेकर आए हैं हम L9। मतलब 9 बार तो मैं आपका खून चूस चुकी हूँ, तो बहुत ज़्यादा वैम्पायर बनी हुई हूँ मैं। तो देख लेते हैं क्या है ये। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का L9 लेकर आए हैं हम, और इसके एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको कि चैप्टर 2 खत्म होने वाला है, और बहुत ही मुझे लगा मैंने आपको इंटरेस्टिंग बना के दिया होगा इस चैप्टर को। आगे भी ये इंटरेस्टिंग बने रहेंगे, प्रैक्टिकल भी होगा, और इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल भी मिलेगा। प्रैक्टिकल मीन्स एक व्यू मिलेगा आपको किसी चीज का, तो आप जरूर देखिए इसको एंड तक। क्या है हमारा चैप्टर फ्लो वो देख लेते हैं। तो आपको पता ही है वही पुरानी चीजें, निषेचन, निषेचन पूर्व घटनाएं, पश्य घटनाएं, बहुभ्रूणता, असंग जननता, असंग जनन के महत्व, निषेक फलन, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो अब हम जो पहुंचने वाले हैं वो कहाँ पहुंचने वाले हैं? निषेचन पश्य घटनाएं हो चुकी है, तो कुछ टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं निषेचन पश्य घटनाओं के साथ ही यहाँ पर ही है, इस धरती पर ही है। तो देख लेते हैं क्या है चैप्टर फ्लो। चैप्टर फ्लो है खाद्य संचय के आधार पर। क्या है ये खाद्य संचय के आधार पर? खाद्य संचय अभी बताती हूँ आपको, और कृत्रिम संकरण, उसके बाद हम विपुंसन देखेंगे जो सबसे इसी में प्रैक्टिकल कराएंगे, उसके बाद फल और फल के प्रकार बताएंगे, और आभासी फल क्या है इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है वो है खाद्य संचय के आधार पर। अब ये खाद्य संचय के आधार पर क्या है? तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि बीज जो है वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री 2 प्रकार के होते हैं। तो ये तो होते हैं बीज पत्रों के आधार पर, लेकिन एक अलग से आपकी बुक में खिचड़ा पका के जो दे रखा है उसमें से ये मैंने निकाला है कि ये क्या है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, इनडायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। डायरेक्टली मीन्स कैसे कि खाद्य संचय के आधार पर क्या बताने, आपको बीज बताने, एक तो ये, और दूसरा कि शॉर्ट टॉपिक में दे दे कि अभ्रूणपोषी क्या होते हैं, भ्रूणपोषी क्या होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो मेन क्वेश्चन बन सकता है कि खाद्य संचय के आधार पर कितने प्रकार के सीड होते हैं। तो सबसे पहला जो खाद्य संचय के आधार पर सीड है वो है अभ्रूणपोषी यानी गैर एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एल्ब्यूमिनस जो हमने देखा था पहले वाले लेक्चर में, तो आपको ध्यान आ गया होगा, मक्का के अंदर देखा था हमने कि क्या होता है, उससे एल्यूमिन होता है या एल्यूरोन कण होता है। दूसरा होता है भ्रूणपोषी जिसको हम एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। ठीक है, ये बीज के प्रकार हैं। तो आप तीसरा होता है पेरिस्पर्मिक बीज, यानी कि क्या होते हैं अभी ये देखेंगे, थोड़ा स्पेशल टाइप के। वैसे तो बुक में इसको बिल्कुल अलग ही दे रखा है, इन तीनों को एक इधर एक उधर एक इधर ऐसे दे रखा है, लेकिन हम थोड़ा सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं इसे। अब सबसे पहला हम स्टार्ट करने वाले हैं अभ्रूणपोषी यानी कि गैर एल्ब्यूमिनस सीड्स। अभ्रूणपोषी का क्या मतलब है? तो भ्रूणपोष आपको पता है क्या है, जिसको हम क्या कह रहे थे, एंडोस्पर्म। तो ये क्या है? अभ्रूणपोषी मीन्स ए एंडोस्पर्मिक। और एल्ब्यूमिनस क्या है? एल्ब्यूमिनस एक टाइप का खाद्य पदार्थ है। तो आपको अब समझ में आ गई होगी शब्द से बात, मेरी शब्द ही मेरी परिभाषा है के तहत, कि कुछ ऐसा बीज जिसमें क्या हो, या तो भ्रूणपोष हो अभी के लिए, और या फिर कुछ खाद्य संचय की बातें हो। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं क्या है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। ऐसे बीज, अब हम बीज की बात कर रहे हैं तो बीज का प्रकार है जिसमें भ्रूण विकास की प्रक्रिया में संपूर्ण भ्रूणपोष उपयोग में समाप्त हो जाता है, वह बीज में भ्रूणपोष नहीं होता। भ्रूणपोष आपको बता दिया एंडोस्पर्म, उसे अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। क्या है ये? देखिए, हमने बीज निर्माण किया, हमने भ्रूण बनाया, भ्रूण से आपको बीज तक ले गए कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री बीज होते हैं। जब हमने बीज देखा तो हमने पाया कि मान लीजिए कोई भी बीज है, जैसे चावल का बना देते हैं, मक्का का तो बना ही चुके हैं। ये कह रहा है कि जब बीज बन रहा होता है भ्रूण से, भ्रूण क्या था, जैसे मैं एक बीजपत्री की बात कर रही हूँ फिलहाल, तो मैं एक बीजपत्री का भ्रूण बना रही हूँ, ये भ्रूण था। अगर इस भ्रूण निर्माण में जो हमारा पूरा भ्रूणपोष था, भ्रूणपोष कहाँ है भाई? बीजांड के अंदर है, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बीजांड के अंदर था। ठीक है, बीजांड के अंदर भ्रूणपोष बना हुआ था, भ्रूणपोष के अंदर एम्ब्रियो था यानी भ्रूण था। तो बाद में पूरा बीजांड किस में कन्वर्ट हो गया है भाई? बीज में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बीज के अंदर की प्रक्रिया चल रही है कि जब भ्रूण निर्माण हो और भ्रूणपोष के सारे पोषक तत्व
जो भी भ्रूणपोष में थे, क्योंकि भ्रूणपोष का काम ही क्या था, भ्रूण को पोषण देना। तो अगर ये सारे खत्म हो चुके हो और जब बीज बने फाइनली, जैसे चावल, क्योंकि ये चावल का भ्रूण बनाया है मैंने, छोटा है वैसा एग्जैक्ट नहीं है, तो ये चावल के अंदर अगर कुछ भी खाद्य पदार्थ संचित नहीं है भ्रूण बनने के बाद या बीज बनने के बाद, ठीक है, भ्रूणपोष का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषी। अगर है, ठीक है, अभी हम एग्जांपल दे रही हूं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं चावल में भ्रूणपोष नहीं होता, ठीक है, हम बात कर रहे हैं जनरली कि जैसे कोई भी सीड है, चावल को गोली मारो अभी, कोई भी सीड है, अगर उसके बनने की प्रक्रिया में उसका पूरा भ्रूणपोष यूज में हो जाए और उसके पास भ्रूणपोष का कोई भी पार्ट न बचे, तो ऐसे को हम क्या बोल देंगे, अभ्रूणपोषी, यानी गैर एल्ब्यूमिनस। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल जो है वो द्विबीजपत्री में अगर आप देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल जो है हम द्विबीजपत्री से ले सकते हैं, जैसे चना, क्योंकि उसमें क्या बन जाते हैं, 2 बीज पत्र बन जाते हैं, और हमने देखा कि बीज पत्र में क्या रहता है, खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं, तो उसको भ्रूणपोष का काम ही नहीं है। सारे खाद्य पदार्थ भ्रूण को जो है वो या अंकुरित बीज को कहां से मिलेंगे, उसके बीज पत्र से। तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। अगर एक बीज पत्री में आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं कि एक बीज पत्री में अभ्रूणपोषी कौन है, तो ऑर्किड्स का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ऑर्किड्स मीन्स आंकड़ा, ठीक है, उसके बीज भी कुछ अभ्रूणपोषी होते हैं, उनमें कोई एम्ब्रियो एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, चलिए उदाहरण, ऑर्किड, एक बीजपत्री, मैंने दोनों के अलग अलग, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ ले किसी एक बीजपत्री का नाम बताएं, एक बीजपत्री बीज का नाम जो अभ्रूणपोषी हो। बुक में कोई एक बीजपत्री द्विबीजपत्री कुछ नहीं दिया है, मैंने आपको स्पेशलाइज ये लिखकर बताया है कि ऑर्किड एक बीजपत्री है जिसमें क्या नहीं होता, एंडोस्पर्म नहीं होता। ठीक है, इसको सारा न्यूट्रिशन उसके उस एक बीजपत्र से, क्योंकि एक बीजपत्री है तो वो स्क्यूटेलम होगा, उसमें स्क्यूटेलम होगा तो स्क्यूटेलम से ही मिलेगा। सेम मटर, ठीक है, द्विबीजपत्री है, इसमें तो ऑलरेडी 2 बीजपत्र हैं, तो इसमें भी क्या नहीं होता, ये द्विबीजपत्री के उदाहरण है, इसमें भी क्या नहीं होता, अभ्रूणपोषी है या गैर एल्ब्यूमिनस है। एल्ब्यूमिनस क्या है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ। तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, बात समझ में आई। इसका एक बार चित्र बना लेते हैं। चित्र तो चने का तो आपको पता है, मटर या चने का, तो मटर को खोलेंगे तो ये मटर है और इस पे क्या बीच में पड़ेगा। अब मैं ओरिजिनल भ्रूण अक्ष बना रही हूँ, पहले तो बहुत बड़ा बनाया था आपके लिए, कुछ इस तरह का। और भी अच्छे से देखना चाहते हैं तो जैसे ये चना है, चने में ये अंकुरण स्टार्ट हो गया है, ये देखिए, ठीक है, ये इसका भ्रूणी अक्ष है, ये प्रांकुर है यानी प्लूम्यूल है, और ये मूलांकुर है यानी रेडिकल है, द्विबीज, क्योंकि इसमें बीज पत्र है 1 और 2, तो इसको वैसे भी जो हमारा एंडोस्पर्म है या भ्रूणपोष है उसका कोई काम नहीं है। ऑर्किड का अगर आप देखना चाहते हैं तो ऑर्किड का बीज कुछ ऐसा होता है। ऑब्वियसली ये क्या है, ये क्या है, एक बीज पत्री है, तो इसका भ्रूण आपको पता ही है, ये इसका क्या होगा, स्क्यूटेलम, और ये हमारा क्या है, भ्रूण या एम्ब्रियो। अब ये बीज बन चुका है, ठीक है, बीज के अंदर भ्रूण है, और ये इसका क्या हो जाएगा, कोलोप्टाइल, और ये कोलोराइजा, यानी कि प्रांकुरचोल और मूलांकुर चोल। बात समझ में आ गई, कल ही पढ़ा है, रिवाइज करके फिर से देख लो अगर नहीं समझ में आया, ऊपर से एरोप्लेन जा रहे हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम भ्रूणपोष। अब जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे बीज जिनमें क्या हो, भ्रूणपोष बचा रह जाता है, मतलब भ्रूण निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया के बाद भी उसके पास एक्स्ट्रा खाना है, ज्यादा ही खा लिया होगा, एक्सेसिव, तो पड़ा है अभी तक, भ्रूण भी निर्माण होके बीज भी अंकुरण हो गया, अभी तक उसके अंदर क्या है, स्टोरेज फूड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बीज जिनमें भ्रूण विकास में भ्रूणपोष का पूर्ण उपयोग न होकर, ये वाली लाइन बुक में नहीं लिखी, डायरेक्ट लिखा है, जिसमें भ्रूणपोष होता है वो भ्रूणपोषी है, जिसमें नहीं होता वो अभ्रूणपोषी है। लेकिन क्यों नहीं होता, इसका रीजन मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि उपयोग ही नहीं हुआ। उपयोग नहीं हुआ मतलब पूरा उपयोग नहीं हुआ तो उसमें भ्रूणपोष बचा हुआ रह जाएगा, पूरा उपयोग हो गया तो वो नहीं रहेगा, बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, कुछ भ्रूणपोष रह जाते हैं, ऐसे बीज में भ्रूणपोष उपस्थित होता है, इसे
भ्रूणपोषी बीज कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा था मक्का। याद आया आपको? लास्ट लेक्चर में बनाया है, फिर से एक बार बना दूंगी आपकी मेरी सबकी तसल्ली के लिए, क्योंकि बुरा नहीं मान जाए भाई मक्का कि मेरा टाइम आया मेरे को बनाया नहीं, तो इसलिए बना देती हूँ। तो एक बीज पत्री में तो मक्का और चावल, जिसमें क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री में अरंडी यानी कैस्टर, ये द्विबीजपत्री का उदाहरण है। चलिए बना दे दोनों को, तो दोनों को बना देते हैं। पहले मैं मक्का बना देती हूँ। मक्का ऐसा बनाया था हमने, आप वही बनाइए। फिर से मैं ये कह रही हूँ, ये मक्का 11th के कोर्स में आ चुके हैं ये काफी चीजें, लेकिन हम इसको वही 12th में तो लिख दिए एक लाइन कि 11th में पढ़ के आ जाओ, और मेरे सुंदर बच्चे पढ़ेंगे जरूर, तो मैं इसलिए सोचूं मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो ये मक्का का देखा था। इसके बाहर हमने देखा था कि क्या होती है, पेरिकार्प होती है। पेरिकार्प क्या थी भाई, कि मक्का में जो टेस्टा और टेगमेन होते हैं, यानी बाहर बीज चोल जो होते हैं, वो फल वाली भित्ति से मिल जाते हैं, जिसको प्लूरोन भी कहते हैं। तो ये प्लूरोन थी। यहाँ पे प्रोटीनस सेल्स पाए जाते हैं, जिसको एल्यूरोन कण बोला था कल वाला लेक्चर, भूली बिसरी यादें। और यहाँ पे एपिथीलियम सेल्स होती है, और भ्रूण को ये एक तरफ गड्ढे में डाल देते हैं कि तू एक तरफ रहेगा इतनी सी जगह में। तो ये इसका स्क्यूटेलम, और ये हमारा भ्रूण, ये मक्के का ग्रेन, ठीक है। ये स्क्यूटेलम और ये भ्रूण, उसमें वही प्रांकोचोल मुरांकोचोल, और यहाँ पे हमने देखा था क्या रहता है इसमें, स्टार्च। तो आप देख रहे हैं ये स्टार्च कहाँ है, इसके भ्रूणपोष में ही है, ये एंडोस्पर्म ही है, ठीक है। इसीलिए ये किसका उदाहरण है, भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस सीड्स का। ये तो हो गए मक्का जी। उसके बाद आ जाते हैं कैस्टर। कैस्टर का भी कोई डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये भाई साहब कैस्टर, और मैडम क्या कैस्टर, ऐसा कैस्टर देखा ही नहीं हमने। ऐसा ही है क्योंकि हम उसको माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं। इसका भ्रूण कैसा होता है, कैस्टर क्या है, द्विबीजपत्री है। इसमें क्या नहीं होगा, स्क्यूटेलम नहीं होगा। इसमें क्या होगा, दो बीज पत्र होंगे। ये रहे इसके बीज पत्र, अलग ही शेप के, एच शेप, एच फॉर हैन, ठीक है। ये है इसके बीज पत्र, ये एक बीज पत्र है और ये दूसरा बीज पत्र है, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, बीज पत्र होने के बावजूद भी इसके अंदर क्या मिलते हैं, खाद्य पदार्थ। और ये खाद्य पदार्थ कहाँ रहेंगे, ये खाद्य पदार्थ रहेंगे भ्रूणपोष में, ठीक है। भ्रूणपोष मतलब एंडोस्पर्म, दोनों बार हमेशा इंग्लिश हिंदी बोलती है। कैस्टर है भाई साहब, ठीक है। चलिए तीसरी चीज क्या है वो देख लेते हैं। दोनों के एग्जाम्पल दे दिए, कंपटीशन एग्जाम की एक कर दिया हमने, ठीक है। चलिए पेरिस्पर्मिक बीज कि कंपटीशन एग्जाम भी आएगा, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। एक बीज पत्री चाहिए वो दे दूंगी, बीज पत्री वो दे दूंगी, पर याद तो आपको ही रखना पड़ेगा, मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है। पेरिस्पर्मिक बीज, अब ये क्या है, अब पेरिस्पर्मिक बीज क्या है, तो ऐसे बीज जिनमें बीजांडकाय, ये क्या आ गया, बीजांडकाय, याद करो बीजांड को, बोलो जय बीजांड। अब बीजांड क्या है, ये बीजांड था, अंदर क्या था इसके, पहले तो भ्रूण कोश बना था, ठीक है। मतलब क्या बना था, पहले तो एम्ब्रियो सैक बना था, बाद में जो क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। तो बीजांडकाय का अगर आपको याद हो तो बीजांडकाय, ये बीजांडकाय था, बीजांड अध्यावरण के अंदर वाला पार्ट, उसमें कुछ कोशिकाएं पाई जाती है गुरु बीजाणु बनने से पहले, ठीक है। उन कोशिकाओं को हम क्या कह रहे थे, उनको हम बोल रहे थे न्यूसेलस, बीजाणु ऊतक। कुछ याद आ रहा है भाई, डोज जहर का काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, वापस लेके आओ, ठीक है। और इसी में क्या बनता है, गुरु बीजाणु बनता है, वो अलग हो जाती है कोई कोशिका, वो सारा कहानी आप सुन लेना, ठीक है, पहले लास्ट लेक्चर में। तो ऐसे बीज जिसमें बीजांडकाय की बीजाणु उत्तक कोशिकाएं या बीजाणु उत्तक चिरस्थायी रहता है, चिरस्थायी का मतलब परसिस्टेंस, मतलब बना रहता है, ठीक है, होकर खाद्य पदार्थों का संचय करता है।
अब इसके पास चाहे बीज पत्र हो नहीं हो, वो एम्ब्रियो सैक हो नहीं हो, इसको कोई लेना देना नहीं, अपना अलग से इसने कंपार्टमेंट बना दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं पेरिस्पर्मिक बीज। उसका एग्जाम्पल क्या है? काली 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 मिर्ची। तो क्या है ये? काली मिर्ची और चुकंदर यानी बीट रूट, ठीक है, वो पिंक कलर का आता है पर वो फ्रूट है, हम बीज की बात कर रहे हैं, उसमें मत देना मैडम हाँ उसमें, ठीक है ठीक है। तो ये है काली मिर्ची का बीज, क्योंकि उसके बीज ही खाते हैं हम, तो ये बता दिया। चुकंदर का फोटो इसलिए नहीं बताया, अभी चुकंदर का बीज तो आपने देखा नहीं होगा, बोलेंगे मैम वो हाँ पिंक कलर का होता है चुकंदर, तो वो बीज नहीं है, वो फ्रूट है, हम बीज की बात कर रहे हैं। चुकंदर के बीज में पेरिस्पर्मिक बीज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो ये है काली मिर्ची का बीज, जिसमें क्या होता है? पेरिस्पर्मिक सीड होते हैं ये, ओके। चलिए अब एक नया टॉपिक आने वाला है जो छोटा सा है, जिसको हम बोलते हैं बीज प्रसुप्ता। क्या है बीज प्रसुप्ता? बीज प्रसुप्ता है सीड डॉर्मेसी। सीड डॉर्मेसी मतलब एक तरह से जो सीड है वो लेजी हो जाता है, बहुत सारा खा लेता है और कहता है मैं अब काम नहीं करूंगा, मतलब मैं अब ग्रो नहीं करूंगा, नया प्लांट नहीं बनाऊंगा, मेरी मर्जी, जिद पे अड़ जाता है, वैसी कुछ कंडीशन हो जाती है। तो बीज में उपस्थित भ्रूण से अंकुरण तक एक निलंबन या निलंबित सस्पेंडेड अवस्था होता है, जिसे बीज प्रसुप्ता कहते हैं, ठीक है। क्या अवस्था होती है कि जब बीज बन गया तो वो किस लिए बना है? अंकुरण के लिए बना है। तो अब अंकुरण क्यों नहीं कर रहा? तो हर बीज में एक समय आता है, आपने देखा होगा बीज बनते ही उगता नहीं है। कभी देखा फूल फ्रूट के अंदर आप फ्रिज में रखा है, वो बीज में से पौधा निकल गया? नहीं, क्योंकि वो क्या है? बीज प्रसुप्ता यानी सीड डॉर्मेसी पे चला गया है। अब सारे सीड्स की डॉर्मेसी पीरियड मतलब निलंबन अवस्था या निलंबित अवस्था अलग अलग होती है, किसी की 2-4 महीने होती है, किसी की 6 दिन होती है, किसी की 5 दिन होती है, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही अड़ियल होते हैं जिनकी 1-2 साल भी होती है, ठीक है। तो इस अवस्था में आने के बाद फिर क्या हो जाता है? बीज में सारी, क्योंकि मैंने बोला लेजी हो जाता है, लेजी हो जाता है, आप लेजी क्या हो जाए? सोफे पे लेट जाओगे, चौड़े होगे, टीवी देखते रहोगे, कोई काम धाम नहीं करोगे, अंदर की तो आप खाने पीने कुछ खाया नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं की, तो अंदर की क्रियाएं भी क्या हो जाएंगी? सब धीमी हो जाएगी। तो ऐसा ही बीज में होता है। बीज में भ्रूण में जल 10 से 15% व शुष्मक से उपापचयी क्रियाएं धीमी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? उसकी मेटाबॉलिक रेट धीमी हो जाती है। सब कुछ, जैसे हम सो जाते हैं, रिलैक्स अवस्था में होते हैं, तो हमारा रेस्पिरेशन, ठीक है, धीमा हो जाता है, डाइजेशन प्रक्रिया धीमी हो जाती है, वैसे इनके साथ भी होता है। तो जल जो होता है इसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और उपापचयी क्रियाएं भी क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि जब सीड डॉर्मेसी में चला जाता है तो क्या करते हैं? तो आपने देखा होगा कई सीड्स को किसान जो होते हैं बोने से पहले धूप में रखते हैं, ठीक है। क्यों रखते हैं उनको धूप में? क्योंकि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हीट से अपनी डॉर्मेसी पीरियड को खत्म कर देते हैं। कुछ सीड्स इस साल नहीं बोए जाते, आपने देखा होगा किसान जो होते हैं, हर साल गेहूं होता है क्या? नहीं होता, वो पुराने गेहूं को स्टोर करके रखते हैं, अगले साल जब उसका सीजन आता है तब बोते हैं, क्योंकि सीड डॉर्मेसी पीरियड में चले गए। और ऐसे ही नहीं, पहले उनको भिगोया जाता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको भिगोना पड़ता है। मूंग उबालते होंगे घर में, जो अंकुरित मूंग बनाते हैं, आजकल स्प्राउटेड मूंग का जमाना है, तो वो क्या करते हैं? उनको पहले पानी में गलाते हैं, फिर उनको रखते हैं, तब वो अंकुरित होते हैं। क्या ऐसे पड़े पड़े दाल अंकुरित हो जाती है? नहीं। तो हर को कुछ स्पेशल अवस्थाएं चाहिए होती हैं, जैसे हीट, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी तापमान चाहिए होता है, किसी को लाइट चाहिए होती है यानी प्रकाश चाहिए होता है। कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जो अंधेरे में भी उगते हैं, ठीक है। तो हर चीज पर डिपेंड करता है। कई बार बीज को, कुछ ऐसे बीज होते हैं जिनका बाह्य चोल समझते हैं, टेस्टा और टेगमेन, वो बहुत ही हार्ड होता है, तो उसको खुरचा जाता है, मतलब रगड़ा जाता है, मशीनों से रगड़ते हैं, हाथों से रगड़ते हैं, ताकि उनके ऊपर की कवरिंग हट जाए और वो अच्छे से अंकुरित हो जाए। तो बीज प्रसुप्ता प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ बीज जो है अपने आप ही कैसी स्टेज में चले जाते हैं? निलंबित अवस्था में चले जाते हैं। जैसे गेहूं है, जो साल भर जिनकी एक सीजन में एक बार, पूरे साल में एक बार जिनकी खेती होती है। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो सस्पेंडेड पीरियड में तो होते हैं, लेकिन उनको सस्पेंडेड पीरियड से हमें बाहर निकालना पड़ता है, मतलब वो अड़ियल हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? हो सकता है उनको अच्छे से लाइट नहीं मिल रही हो, मतलब प्रकाश नहीं मिल रहा हो सकता है उन्हें वही सही टेम्परेचर नहीं मिल रहा हो सकता है उनके बाहर या वाला बाहर चोल इतना कड़क हो कि ऑक्सीजन, गैसेस, लाइट उस तक नहीं पहुंच पा रही हो। तो प्राकृतिक भी होती है और इंड्यूस्ड भी की जाती है, मतलब खुद से भी करवाई जाती है। जैसे हमें इस साल कोई सीड है,
आपको स्टोर करके रखना है। तो आप क्या करते हो, कई सीड होते हैं ना, मम्मियाँ घर में बहुत सारी चीज़ें जैसे हैं उसको क्या करती हैं, सुखा देती हैं धूप में सुखा देती हैं ताकि उसका जल वल सब खत्म हो जाए और उसको अच्छे टाइम तक हम स्टोर करके रखें। तो वो भी क्या है, एक तरह की बीज प्रसुप्ता, आपने उसको बीज प्रसुप्ता में डाल दिया ताकि ये उगे ना। ठीक है, तो यही होती है सीड डोरमेसी। इसका डिटेल में हम देखेंगे। वैसे 12th लेवल पे एक सिर्फ शॉर्ट नोट आता है, लेकिन ऐप पे ज़रूर हम इसके क्वेश्चन देखेंगे डिटेल में कि क्या होता है सीड बीज प्रसुप्ता क्या होती है। उसके लिए आपको ऐप पे वीडियो देखना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन डालूंगी उसमें मैं ये टॉपिक ज़रूर लूंगी। अब देख लेते हैं कृत्रिम संकरण। ठीक है, क्या है कृत्रिम, नाम है कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, संकरण मीन्स हाइब्रिडाइजेशन। अब कई बच्चे, जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो डाला था तो बातें कर रहे थे कि मैम ये जो घोड़ा है ना, और गधा है, उससे हमने खच्चर कैसे बनाया, जब आपने कह दिया कि एक ही जाति मतलब जाति के ही लोग आपस में क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वही टॉपिक आ रहा है ये कृत्रिम या आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन हम ये अब प्लांट के मैनर में बात कर रहे हैं, लेकिन वो टॉपिक भी मैं आपको समझा दूंगी, वो घोड़े और खच्चर वाला। क्या है कृत्रिम प्रजनन, कि कुछ ऐसी चीजें हमें चाहिए होती है जो नेचुरली हमें नहीं मिल पाती। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आप गन्ना का जूस सबने पिया होगा, आप क्या चाहते हैं, गन्ने का जूस अच्छा निकले, इसकी फसल अच्छी हो, इसके लिए आप क्या चाहते हैं कि गन्ना कैसा होना चाहिए, मोटा हो ताकि उसमें बहुत ज़्यादा जूस निकले और लंबा भी हो। ठीक है, और क्या हो, संख्या भी उसकी ज़्यादा हो, ये आपको चाहिए। आप अच्छे गन्ने का जूस या खेती करना चाहते हैं तो अब आपके क्या, एक खेत है जिसमें अच्छे मोटे मोटे गन्ने उग रहे हैं, लेकिन उनकी हाइट कम है और संख्या भी ज़्यादा है। हाइट तो कम है, मोटे हैं, लेकिन संख्या कम है, मतलब प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। एक दूसरा खेत है, वहाँ पे भी गन्ना है, सेम स्पीशीज का, ठीक है, सेम जाति का, वंश भी मान सकते हैं आप, क्योंकि वंश में भी हम कृत्रिम फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं, मतलब जीनस में भी करवा सकते हैं, क्योंकि हम करवा रहे हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी बताऊंगी आपको इस पे एक जोक। तो क्या हुआ कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी गन्ने की संख्या ज़्यादा हो, लेकिन वो जो जिसका गन्ना बहुत ज़्यादा हो रहा है पड़ोसी का, उसके नंबर ऑफ गन्ने तो बहुत ज़्यादा है, गन्ना मतलब शुगर केन, लेकिन उसकी मोटाई कम है, इतने इतने पतले पतले हो रहे हैं। तो ऐसे गन्ने को क्या करें, तो हमने क्या किया कि उसके परागकण, दो वांछित गन्ने चूज कर लिए, वांछित का मतलब जो हमें चाहिए, तो एक मोटा वाला गन्ना ले लिया हमने और एक ज्यादा संख्या वाला गन्ना ले लिया, उसके परागकणों को हमने एकत्रित कर लिया। ठीक है, और उसके परागकणों को इस वाले गन्ने के परागकण पर गिराकर पर परागण करवा दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दिया। अब हो सकता है कि ये वाला पौधा स्वपरागित भी होता हो, तो अब स्वपरागण को रोकना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है दया। ठीक है, तो उसका भी मेथड हम देखेंगे। तो क्या कर लिया हमने, अब हमारे गन्ने कैसे होंगे, जो नया बीज बनेगा, जो संकरित बीज बनेगा, उसको बीज को क्या कहेंगे, वही रिप्रोडक्शन हो गया, निषेचन हो गया, बीज बन गया। ठीक है, तो जो नया बीज बनेगा या नया पौधा आएगा वो कैसा होगा, मोटाई में भी ज्यादा होगा, संख्या में भी ज्यादा होगा और लंबा भी होगा। सारी फैसिलिटी हमारी कंप्लीट। इतना खुश तो आदमी कभी नहीं हुआ, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो कृत्रिम संकरण पादप प्रजनन की एक तकनीक है। ठीक है, नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, जिसमें एक पादप प्रजनक यानी प्लांट ब्रीडर कौन, जो हम वांछित जिसे लेना चाहते हैं, दो आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि आप दोनों को मिक्सिंग कराना चाहते हो। वांछित गुण आ गया वाले किन्हीं दो पौधों के बीच संकरण कराता है, जिससे संतति का मतलब जो नया पौधा या बीज बन रहा है, दोनों जनकों के वांछित समझ में आ गया क्या, दोनों के कैरेक्टर, उस गन्ने के भी कैरेक्टर, इस गन्ने के भी कैरेक्टर, लाभकारी गुण, हानिकारक तो चाहिए ही नहीं, सब लाभ ही लाभ, प्रॉफिट ही चाहिए हमको, आ सके ये पौधे एक ही किस्म का मतलब नस्ल, ब्रीड, एक ही प्रजाति, एक ही जाति के हो सकते हैं, जैसे ये भी गन्ना है, वो भी गन्ने की सेम स्पीशीज है, लेकिन गन्ने की और भी स्पीशीज होती है, कि वह अलग अलग प्रजाति मतलब वंश सेम होना चाहिए, फिर जीनस सेम होना चाहिए। जैसे एक गन्ना की स्पीशीज एक है, जैसे मैंगो का एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंगो एक है मैंजीफेरा इंडिका, ये एक स्पीशीज है, और एक है मैंजीफेरा अडोर्टा, तो दोनों का मैंजीफेरा सेम है, मतलब जीनस तो सेम है,
स्पीशीज अलग अलग है, तो ऐसे भी करवा सकते हैं। कृत्रिम करवा रहे हैं ना, नेचुरली तो हो नहीं पाएगा। और हमने देखा कि कुछ जातियां जिनके लक्षण सेम मिलते हैं उन्हीं को हम वंश में रखते हैं, तो कुछ कुछ समानताएं तो दोनों के जीन्स में है ही। तो अलग अलग वंशों के भी हो सकते हैं, सेम जाति के हो सकते हैं, सेम वंश के हो सकते हैं, सेम वंश ऑब्वियसली जाति दूसरी होगी, किस्म अलग हो सकती है। चावल की आपने देखा होगा बहुत सारी किस्में पाई जाती है ना, सोना मसूरी दुबार और ये फलाना बहुत सारी, भी मुंह में पानी आ जाएगा। यह विपुंसन व बैगिंग तकनीक द्वारा होता है। अभी मैंने बोला स्वपरागण को रोकना पड़ेगा तो कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये वो दो जुगाड़ है जिसको अभी हम पढ़ेंगे और इसी का एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्लास के साथ ही, ठीक है। तो ये दो टेक्निक से हम क्या करवाते हैं, कृत्रिम संकरण कराते हैं। अब मेरी इंपॉर्टेंट बात कि मैडम आपने कहा स्पीशीज तो वो होती है जो क्या करती है, परस्पर जनन कर सकती है, लेकिन हम दो अलग अलग स्पीशीज को जनन करवाना चाहें तो जैसे कि घोड़े और खच्चर, जो बहुत पॉपुलर, मेरे को बहुत कमेंट आ गए इसलिए अब मैं इसको यही स्टॉप कर देती हूँ कि हम क्या है, थोड़े दिमाग तेज है ना, तो हम क्या हथकंडे बहुत ज्यादा अपनाते हैं। प्रकृति तो कहती है कि आप सिर्फ स्पीशीज के मेंबर में ही जनन करवा सकते हैं। मैं चाहूं कि मैं इंसान हूं और मैं चिंपांजी के साथ रिप्रोडक्शन करूं, नहीं मैं तो करूंगी, क्योंकि साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि दोनों में क्या है भाई 99% जीन सेम है, उसके बाद भी हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। आप चाहो कि किसी दिन मिलूं मैं न्यू ईयर की पार्टी में और मैं सोचूं कि चिंपांजी या कोई भी स्पीशीज हो, किसी भी वन मनुष्य हो या कोई भी हो, मैं चाहूं कि नहीं मैं तो उससे रिप्रोडक्शन करके एक नया टाइप का एनिमल पैदा करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। और खुदा ना खास्ता ऐसा पॉसिबल भी हो गया, जैसा कि किसी ने करवाया घोड़े और खच्चर में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो बना घोड़े और किसी ने करवाया घोड़े और गधे में, ठीक है। घोड़े और गधे में करवाया तो क्या बना, खच्चर। क्या खच्चर बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई तुमने कांड ही गलत कर दिए, उसके जीन ही सेम नहीं है, वो तो स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब बंद है, खच्चर बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अब और खच्चर कहाँ से लाओगे, फिर से वही करवाओगे, तो भाई वो तो आप एनिमल रहे नहीं, क्योंकि एनिमल की परिभाषा ही हमने ये दी है जाति की कि जनन कर सके या जनन करने लायक जीव को ही हम क्या बोल रहे हैं, एनिमल या सजीव बोल रहे हैं। तो भाई खच्चर तो आगे अपनी संतति बढ़ा ही नहीं पाएगा, फिर तो ये गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसीलिए क्या करवाना है, कृत्रिम संकरण में जो बीज बनते हैं वो बीज क्या है, आगे फिर से बीज नहीं बना पाएंगे, या आगे आप चाहो कि मैं चिंपांजी और ह्यूमन में रिप्रोडक्शन करा के कुछ पैदा भी कर लूं तो वो आगे जनन नहीं कर पाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इन बीजों को क्या करना पड़ता है, अगर ये जैसे हमने कृत्रिम संकरण कराया तो इन बीजों को हम संकरित करके रखते हैं, ठीक है, यानी स्टोर करके रखते हैं और फिर अगले साल उसकी फसल बोते हैं। और हर साल हमें ये संकरित बीज बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला कि वो क्या नहीं कर सकते, आगे अपनी संतति को पैदा नहीं कर सकते। तो ये एक इसका लॉस है कृत्रिम संकरण का। इसको पढ़ेंगे हम, अभी एक टॉपिक और आएगा उसमें ये बात आएगी कि कृत्रिम संकरण में हर साल बीजों को बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जननक्षम नहीं है, आगे जनन नहीं कर पाएंगे वो। चलिए अब जो दो टेक्निक की बात हमने की थी उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है विपुंसन। क्या है विपुंसन? विपुंसन मतलब पुमंग या पुंकेसर से कोई बात रिलेट कर रही होगी, शक हो रहा होगा आपको, है ना, तो आप राइट है। मस्कुलेशन या ई मस्कुलेशन कहते हैं इसे। अगर संकरण में लिया गया मादा जनक द्विलिंगी हो, जैसा कि मैंने कहा कि आपको पर परागण कराना है, लेकिन जो पादप आपने लिया है वांछित पौधा वो तो द्विलिंगी है, मतलब उसपे नर भी है उसपे मादा भी है, तो स्वपरागण के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसी के परागकण उसी मादा पर गिर जाएंगे, हमें तो दूसरे परागकण गिराने। तो क्या करना पड़ेगा, अगर द्विलिंगी होता है तब इस द्विलिंग पुष्प की कलिका अवस्था मतलब कवारी कली, वो सुना है ना गाना, तो सबने सुना होगा कवारी कली वाला। तो जब पराग कोश मिच्योर नहीं हो, हमने पढ़ा था ना कि परागकण और वर्तिका की अभिक्रिया होने के लिए दोनों का मिच्योर होना जरूरी है, तो हम कलिका अवस्था में ही, कलिका मतलब जब वो मिच्योर नहीं होते, उसमें परागकण नहीं बने हो और वर्तिका भी तैयार नहीं हो, ऐसी अवस्था में हम क्या कर देते हैं, उसके पराग कोशों को निकाल के हटा देते हैं। एक विसंक्रमित का मतलब स्टेराइल, मतलब उसमें कोई जर्म्स नहीं हो,
या दूसरे किसी और के परागकण नहीं हो, है ना, शुद्ध होना चाहिए। चिमटी से इसके पराग कोशों को स्फुटन से पहले ही निकाल दिया जाता है। डेहिसेंस हुआ ही नहीं तो परागकण बाहर आएंगे नहीं, पहले ही गायब, पहले किडनैप कर लिया उसको। इस प्रक्रिया को विपुंसन या इमस्कुलेशन कहते हैं या कहलाती है। बात आ गई समझ में? अब क्या करना है, निकाल तो दिए, लेकिन जरूर थोड़ी कि वो स्वपरागण, हमें तो पड़ोसी के गन्ने के परागण चाहिए, और उधर 2 मील दूर और गन्ना है, उसके परागण उड़ के भी तो आ सकते हैं, तो अब बचाना भी पड़ेगा ना दुनिया से उसको, अगर पड़ोसी वाले से सेटिंग बिठानी है तो क्या करते हैं हम, बैगिंग प्रक्रिया अपनाते हैं। अब ये बैगिंग क्या है उसको पैक कर देंगे, अभी देखते हैं क्या है। विपुंसित पुष्प अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें पराग कोशों को निकाल दिया गया है को बटर पेपर की बनी एक यथोचित आकार की थैली में बंद कर दिया जाता है। मतलब पुष्प को एक थैली लगाकर बंद कर देते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों भाई, ये बहुत अमीर है क्या बटर पेपर, प्लास्टिक की थैली कागज से काम नहीं चलेगा? भाई बटर पेपर इसलिए थैली लगाओगे तो हवा पानी सब रुक जाएगा, दम थोड़ी घोटना है उसका, जिंदा रखना है उसको, सांस नहीं रोकनी उसकी। तो बटर पेपर में होल्स होते हैं, नॉर्मल पेपर भी ले सकते हो जिसमें होल्स हो, उसको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन प्रॉपर्ली मिलती चल रहे, एक्सचेंज होता रहे, लाइट मिलती रहे, व्यवस्था जिंदा रखना है। किडनैप तो कर लिया, जिंदा तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो पैसे मिलेंगे। पैसे कौन से, संकरित बीज, ताकि इसका वर्तिकाग्र अवांछित पराग कणों से संदूषित न हो। ठीक है, दूषित नहीं होना चाहिए। विपुंसित पुष्प को थैली में बांधकर ही बैगिंग कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है इसी को हम क्या कहते हैं, बैगिंग। इस थैली में बंधे पुष्प का वर्तिकाग्र परिपक्व व बाह्य रिसेप्टिव हो जाता है। अब क्या इंतजार करेंगे कि थैली बांध दी, अब हम इंतजार करेंगे कि उसका वर्तिकाग्र क्या हो जाए, मिच्योर हो जाए, क्योंकि वही दोनों का मिच्योर होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे जब मिच्योर, अब ये कैसे पता चलेगा भाई, ये तो स्टडी से पता चलेगा, नहीं तो हर कोई नहीं कर लेता साइंटिस्ट, और ये जो रिसर्च सेंटर है यही क्यों पर, हम भी घर पे संकरित पैदा कर लेंगे, है ना, ऐसा हो सकता है ना। इसलिए सब पहले स्टडी करनी पड़ेगी कि उसके कितने टाइम में वर्तिकाग्र मिच्योर होते हैं या परिपक्व होते हैं, कब उसके पराग कोश परिपक्व होते हैं, सारी रिसर्च करते हैं, देखते हैं, उसके बाद सब कुछ होता है। ठीक है, तो थैली में बंधे पुष्प का जो वर्तिकाग्र जब वो कैसा हो जाए, परिपक्व हो जाए या बाहरी हो जाए, बाहरी का मतलब लेने लायक, रिसेप्टिव हो जाए, तब वांछित नर पौधे के अब नर पौधा मतलब वही नर पुष्प, क्योंकि द्विलिंगी होगा तो पड़ोसी का भी द्विलिंगी होगा ना, ऐसा तो नहीं ये एक लिंगी पुष्प है उसका द्विलिंगी है, या ये द्विलिंगी है वो एक लिंगी है। तो वो नर पौधा इसलिए बोल दिया ताकि वो कहना चाहता है परागकोश, दूसरे पौधे के परागकोश से जो परागकण आएंगे, परिपक्व परागकण एकत्र करके ब्रश से वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिए जाते हैं, छिड़क देते हैं इनसे। ठीक है, तो आप देखना चाहेंगे ये कैसे होता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा ये प्रैक्टिकल वीडियो, देख के आइए ज़रा सा, मैं तब तक सुस्ताई लेती हूँ। तो हम इस धतूरे के जो फ्लावर है उसका इमस्कुलेशन यानी विपुंसन कर रहे हैं। और धतूरा ही क्यों चुना मैंने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके पराग कोश यानी कि पुंकेसर पे जो पराग कोश लगे हुए हैं, एंथर लगे हुए हैं, वो काफ़ी ऊपर है, तो आपको ई मस्कुलेशन में अच्छी तरह से दिखा पाऊंगी इसमें। तो शुरू करते हैं हम ई मस्कुलेशन और बैगिंग को करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पुष्प को हम झुका के रखेंगे। अब ये झुकाने का काम क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अगर हम इसको खड़ी अवस्था में करेंगे यानी कि ऐसे इस तरह से काटेंगे, तो आपको पता है कि मैंने आपको धतूरे के परागकण बताए थे, वो पाउडरी आपको दिख भी रहे होंगे, इस पर पाउडर फॉर्म में होते हैं। जरा सा हिलते परागकण जो है वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी परागकण वर्तिकाग्र पर गिरे, तो बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ऊपर वाले पेटल्स को कट कर रही हूँ ताकि हम इजीली परागकणों को देख पाएँ। ये देखिए हमने जो हमारे जो पुंकेसर हैं मीन्स एंड्रोशियम है उसको पूरा इस तरह से बाहर निकाल लिया है, और ये हमारे परागकोश हैं, इसी पे क्या लगे हुए हैं, परागकण लगे हुए हैं, और ये परिपक्व अभी नहीं हुए हैं। तो हम अपरिपक्व अवस्था में, कलिका अवस्था में ही इन्हें क्या करते थे, यहाँ से कट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने इसके जो पुंकेसर हैं उसको निकाल दिया, आप देख रहे हैं इस पर पाउडर लगा हुआ है, यही हमारे परागकण है। इसे हम साइड में रख देते हैं
इसे हमने साइड पे रख दिया है। अब हम बैगिंग की प्रक्रिया करने वाले हैं। अब हम इस पे बैगिंग की प्रक्रिया करने वाले हैं। बैगिंग की प्रक्रिया में क्या करते हैं, बटर पेपर का एक बैग होता है जिसे हम इस फूल को ढक देंगे ताकि इस पे पर परागण को यानी क्रॉस पॉलिनेशन को रोका जा सके। तो यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर का ले रही हूँ। ये देखिए, इस पे हमने इस फूल पे, पूरे फूल पे हमने ये बैग लगा दिया है। इसी को बैगिंग प्रक्रिया कहते हैं। और अब हम इसे बांध देंगे ताकि क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो। ये हो गई बैगिंग। अब जब हमारा वर्तिकाग्र मीन्स स्टिग्मा जो है वो पूरा परिपक्व अवस्था में आ जाएगा, तो जो भी हमारे वांछित पराग कण होंगे हम इस बैग को खोलकर उस पे हमारे वांछित पराग कण डाल देंगे ताकि फर्टिलाइजेशन इजीली हो पाए और हमें हमारा इच्छित यानी जो हम चाहते हैं वैसा पौधा मिल पाए। तो इसी प्रक्रिया को इमस्कुलेशन यानी वी पुंसन और बैगिंग प्रक्रिया कहते हैं। चलिए, देखा आपने कि कैसा था मस्त इमस्कुलेशन, करके बताया आपको। तो ऐसे ही होता है इमस्कुलेशन। तो ये स्टंट घर पे ट्राई नहीं कीजिए क्योंकि ये बहुत ही सिक्योरिटी से, कैमरामैन की सहायता से, बहुत सारे सुरक्षात्मक लोगों के नज़र में किया गया है, तो इसे घर पे ट्राई न करें। चलिए, अब बात आ गई बीजों की, हो गई मेन तो हमारा है फल, क्योंकि सब्र का फल बायो होता है। ठीक है, तो बायो का जो फल है वो अब आ गया है। परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहते हैं, फल। अब ये परिपक्व अंडाशय क्या है, तो फिर से चलो बीजांड पे। अंडाशय, बीजांड कहाँ था, अंडाशय में, कार्पल में। ये क्या थी हमारी वर्तिका, ये सॉरी वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और यहाँ पे हमारा क्या था, ये अंडाशय। और अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, बीजांड। ठीक है, अब बहुत ही गंदा बनाया है मैडम, लेकिन क्या करें, रफ बनाया है ना। अब हर चीज़ तो परफेक्शनली बनाएंगे तो फिर रात हो जाएगी। चलिए, तो अंडाशय बना दिया मतलब कार्पल बना दिया। इंग्लिश वाले कहेंगे मैम इंग्लिश लिखो, ये कार्पल और ये तो आपको पता ही है ओव्यूल। इसके अंदर है भ्रूण है, मतलब ये बीज बन चुका है। तो बाहर वाली का क्या हुआ, जो ओवरी जिसे हम कह रहे हैं, ओवरी, ओवरी भी समझ लो। ठीक है, ओवरी जिसे कह रहे हैं उसका क्या हुआ, तो जैसे ही भ्रूण या बीज बनता है, इसकी ओवरी मतलब जितने भी ओवरी के आसपास की कोशिकाएं हैं, अध्यावरण है, जो भी लेयर समझो, वो पूरी की पूरी क्या बना लेती है, फल में परिवर्तित हो जाती है। बीजांड तो बीज बन गया। ठीक है, उसके अध्यावरण क्या बन गए, बीज चोल बन गए, टेस्टा टेगमेन, याद आ रहा है या नहीं, जहर काम कर रहा है या नहीं। और बाहर जो पूरा अंडाशय है वो किस में बदल जाएगा, फल में बदल जाएगा। तो परिपक्व अंडाशय को ही क्या कहा जाता है, फल कहा जाता है। बीजांड से बीज बनता है, ये कहानी पढ़ चुके हैं। अंडाशय से फल एक साथ बनते हैं। ठीक है, मतलब इधर बीज बना, उधर अंडाशय से फल, दोनों साथ साथ हो रही है। ऐसा नहीं पहले मैं इंतजार करूं बीज बने तो ही फल बनाऊंगा, ना करूंगा क्या, ऐसा नहीं होता, साथ साथ बनता है। ठीक है, अब प्रारूपिक फल, ये फिर 11th का पोर्शन आ गया है। किताब वाले ने तो यही जोड़ दिया है, आपने 11th में पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देती हूँ। फल जो बनता है यानी परिपक्व अंडाशय, ठीक है, क्या होता है, हर फ्रूट में या फल में 3 तरह की लेयर होती है। अब ये कौन सा फल है ये आपको पहचानना है, आज का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है एक्सोकार्प। हिंदी वालों के लिए उधर लिखा हुआ है बाहरी चोल, यहाँ पे भी लिख देती हूँ। ठीक है, बीच में भी एक परत होती है जिसको बोलते हैं मीजोकार्प, मध्य परत, या इसको भी परत बोल दो, फिर सबको चोल, फिर आप बीज चोल से कंफ्यूज हो जाओगे, है ना, कंफ्यूजन का काम नहीं। और सबसे लास्ट में होती है एंडोकार्प, जिसको अंतः परत कहते हैं, और इसी के अंदर होता है हमारा बीज। अब कई बार ये एक्सोकार्प बीज से चिपकी हुई भी होती है। अब आप बोलो मैंने दूर बनाई है तो माफ कर देना, चिपकी हुई भी हो सकती है, दूर भी हो सकती है, गैप भी हो सकता है। ये हमारा है बीज। अब एक एग्जाम्पल दे देती हूं, मैंगो। मैंगो, ठीक है, आम,
ये आम में जो आप छिलका निकालते हैं वो क्या होती है, वो एक्सोकार्प होती है। बीच का पोर्शन जो येलो येलो आप खाते हैं जूस निकाल के, वो होता है मीजोकार्प। और अंदर वाला जो हार्ड होता है बीज के ऊपर वाला, बीज कभी खोला हो कैरी का, कैरी में आपको अच्छी इजीली, एक तो हार्ड होता है उसके अंदर व्हाइट कलर की गुठली निकलती है, मैंगो में भी बीज के ऊपर कठोर आवरण होता है, वो होता है एंडोकार्प। तो बात समझ में आई। अब सब में हम ये मीजोकार्प नहीं खाते, कुछ ऐसे फ्रूट हैं जिसमें हम एक्सोकार्प भी खाते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट है जिसमें मीजोकार्प भी खाते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट है जिसमें एंडोकार्प भी खाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है। चलिए, तो ये हो गए प्रारूपिक फल की बात। अब फल कितने प्रकार के होते हैं, फिर से कह रही हूँ 11th में बहुत डिटेल में पढ़ा है, इतनी डिटेल में अगर मैं पढ़ाऊंगी तो 11th पढ़नी पड़ेगी वापस से, तो क्योंकि बुक में भी इतना डिटेल में नहीं दे रखा, मैं सिर्फ आपको उस 11th से कनेक्ट करा के वापस इधर जाके इधर लेके आ रही हूँ। ठीक है, तो फल के प्रकार, फल के प्रकार क्या होते हैं आपने पढ़े, इस सरल फल के भी और भी प्रकार हैं, वही 11th में पढ़े। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे और इतना ही लिखेंगे 12th लेवल के हिसाब से, वैसे पूछेगा ही नहीं फल के प्रकार, लेकिन वही बच्चों को थोड़ा शांति नहीं होती ना, मैडम ने पढ़ाया नहीं वाला। ठीक है, चलिए सरल फल, जब फल का निर्माण एक बीज, एक अंडाशय या बहुअंडपी। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ा था एक बहुअंडपी होते हैं और एक एकांडपी होते हैं। एकांडपी में क्या होती है, एक वर्तिका होती है। तो अगर एक वर्तिका या एक अंडाशय, उससे जो फल बना है वो कैसा होगा, एक ही होगा। या फिर हमने एक पढ़ा था बहुअंडपी युक्तांडपी, जिसमें सारे अंडप कैसे होते हैं, ऊपर तो बहुअंडपी है मतलब 5-6 दिख रहे हैं, लेकिन अंदर वो सब मिले हुए हैं, बाहर यहाँ से पता नहीं चल रहा है, जैसा गुड़हल में दिखा था। तो ये अगर बहु हो, बहुअंडपी, ठीक है, और कैसी हो, युक्ता हो, युक्ता बहु। ठीक है, तो युक्ता बहु अगर है तो ऐसे में जब फ्रूट बनेगा तो वो कैसा होगा, सरल फल होगा। जैसे नारियल, लौकी और कुकुम्बर भी आपने देखा, कुकुम्बर में मैंने आपको बताया था ना, हमने चित्र देखा था। अब मैम को चित्र, मैम चित्र ही बोलेगी जानबूझ के, वैसे मुझे बोलना आता है चित्र। ठीक है, तो 3 सेगमेंट बताए थे और तीनों में बीज थे। क्यों, क्योंकि वो कैसे थे, युक्तांडपी, बहुअंडपी थे, युक्तांडपी। 3 अंडप है लेकिन कैसे है, युक्तांडपी। तो ऐसे फलों को हम बोलते हैं सरल फल। जैसे आपने गेहूं का देखा, चावल का देखा, सैरियोप्सिस, कपास के देखे हैं, ये सब आपने एग्जाम्पल 11th में पढ़े। फिर होते हैं पुंज फल, ये तो सिंपल फ्रूट है, ये पुंज फल को बोलते हैं एग्रीगेट फ्रूट। ऐसे की फ्रूट जब फल का निर्माण बहुत से जायंगों से होता है। अब ये एक जायंग थे और ये बहुत थे लेकिन युक्तांडपी थे, लेकिन बहुत सारे जायंग, जिसका चित्र हमने कुछ ऐसा बनाया था, पुरानी यादें, ये तो युक्तांडपी हो गया क्योंकि ऊपर बहुत है लेकिन अंदर मिले हुए। लेकिन एक ऐसा चित्र भी बनाया था जिसमें सारे अंडप ऐसे अलग अलग थे, है ना, 3 ऊपर है 3 ही नीचे दिख रहे हैं। तो इसमें हर एक अंडप क्या बनाएगा, एक फ्रूट बनाएगा। तो फ्रूट कैसे बनेंगे, गुच्छों में बनेंगे। अब आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि जो जितने भी गुच्छे वाले फ्रूट होते हैं, चेरी है, ब्लूबेरी है, अंगूर है, ये सब कैसे हैं, बहुअंडपी है लेकिन मुक्ता है। कौन सी बहु है, ये मुक्ता बहु है। वो कौन सी बहु थी, युक्ता बहु थी। याद रहेगा ना। चलिए, स्ट्रॉबेरी गुच्छों में लगती है, अंगूर वगैरह बता दिए आपको। संयुक्त फल, जब फल का निर्माण पूरे पुष्पक्रम से होता है। पुष्पक्रम क्या है, फिर से 11th, इन्फ्लोरेंस। 11th में बहुत जाती है, मैं क्या करूं, बुक ले जाती है बार बार। इन्फ्लोरेंस मतलब एक ही डंठल पे, इन्फ्लोरेंस में सिर्फ बता रही हूँ कौन सा है, ये नहीं बता रही कि एक ही डंठल पे जब बहुत सारे पुष्प लगते हैं, है ना, कैटकीन और हाइपेंथोडियम और स्पाइक, ये सब 11th पढ़ा होगा। याद आ रहा है, नहीं आ रहा तो फिर से 11th पढ़ो, क्लासेस लेने वाली हूँ अभी मैं। तो अगर बहुत सारे पुष्प हैं और ये पूरा के पूरा एक फल बन जाए, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक पुष्प में अंडप बहुत सारे हैं और एक अंडप से एक फ्रूट बन रहा है। यहाँ पे एक पुष्प है, उसमें पता नहीं कितने भी अंडप हो, कितने भी कार्पल हो, हमें कोई लेना, पूरा के पूरा ये क्या बन जाए, एक फ्रूट बन जाए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त फल। एग्जाम्पल इसको, इसमें देखो आप, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में क्या होता है, ऐसे ऐसे गोले दिखते हैं कांटे वाले, वो एक एक गोला, एक एक फ्रूट है। क्योंकि पाइनएप्पल में क्या हुआ कि
जो बीच वाला रेकिस होता है जिससे बहुत सारे फूल लगे होते हैं, उस पे आसपास फूल लगे होते हैं, वो मोटा हो जाता है और सारे फूल जो है वो ऐसे लग जाते हैं। तो इसलिए पाइनएप्पल जो है वो संयुक्त फल का एग्जाम्पल है। अंजीर भी है भाई साहब, ठीक है, अंजीर वही सब 11th में पढ़ा हुआ है। चलिए एग्जाम्पल दे देते हैं। तो अंजीर बता देती हूँ, ये अंजीर था, प्याज दिख रहा है मैडम, अरे ऐसा बना है बच्चों अंजीर। इसमें आपने देखा होगा 11th, वही थोड़ी याद आ रही हो कि यहाँ पे तो मादा पुष्प लगे होते हैं, द्विलिंगी होता है ये, और अंदर जो होते हैं वो छोटे 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 नर पुष्प होते हैं। यहाँ पे नर पुष्प होते हैं, यहाँ मादा पुष्प होते हैं। ये पूरा के पूरा, तो आप देख रहे हो बहुत सारे पुष्प हैं और सारे पुष्प मतलब पूरा के पूरा इन्फ्लोरेंस है ये, और ये क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है, फिग। अंजीर को क्या बोलते हैं भाई, फिग। और इस फ्रूट का एक स्पेशल नाम भी है अगर आपको याद हो तो, साइकोनस। मैडम 11th भूल गए, पढ़ाएंगे बच्चों, फिर से 11th पढ़ाएंगे। ये साइकोनस टाइप का फ्रूट है, मतलब संयुक्त फ्रूट में सबके अलग, एकीन सुना होगा आपने, साइकोनस सुना होगा, ये है सोरोसस। मेरे को पढ़ना है ना 11th, तो मेरे को याद रहेगी, ठीक है। तो ये साइकोनस टाइप का था, ये सोरोसस, ये सब क्या है, पुष्प क्रम से बने हुए हैं, इन्फ्लोरेंस से बने हुए हैं, ठीक है, इसलिए ये सब क्या है, संयुक्त फल है, कंपाउंड फ्रूट है। आ गई बात समझ में। साथ में एक वही छोटी छोटी मगर मोटी बातों में फ्रूट पे हम चल लेते हैं एक बार। हाँ, इधर मैंगो बनाया था, इधर संतरा या ऑरेंज भी बना देती हूँ आपकी खुशी के लिए। तो ये होती है एक्सो, ठीक है। फिर बीच में आपको पता है मोटी एक थिक लेयर दिखती है, ऑरेंज या नींबू या किसी में भी देखो, और अंदर ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, है ना, यहाँ पे जूसी रसीले वो लगे होते हैं जिसमें से मैंगो जूस या ऑरेंज जूस या जो भी बोलो वो निकलता है। तो ये एक्सो होती है। ये बीच वाली जो है, ये वाली, ये होती है मीजो, ठीक है। और ये अंदर वाली जिसपे ये सब लगे हुए हैं, फ्लैक्स लगे हुए हैं, ये होती है एंडो। एंडो के बहुत सारे कंपार्टमेंट हो जाते हैं, ये लग जाते हैं। तो अभी ये भी समझ में आ गया। अब चलते हैं हम कहाँ पे, आभासी फ्रूट पे। अब फ्रूट पढ़ा दिया, अब एक नया है आभासी फ्रूट। क्या है आभासी फ्रूट? तो आभासी फ्रूट अधिकांशतः फल विकसित होते समय पुष्प के सभी संरचनाएं। आभासी फल क्या है कि हमने अभी देखा परिपक्व अंडाशय को हम फल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जब पुष्प से फल विकसित होता है, मतलब बीज या फल बनते हैं, तब पुष्प की सारी संरचनाएं, मतलब क्या, दल, बाहरी दल, मतलब सेपल्स, पेटल्स, पुंकेसर, स्त्री केसर, जो भी मटेरियल था उसके अंदर, वो सब निकल जाता है। सभी संरचनाएं क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है, मतलब डीजनरेट हो जाती है। किंतु यदि किसी फल निर्माण प्रक्रिया में अंडाशय, अंडाशय मीन्स ओवरी, ठीक है, ओवरी के अतिरिक्त पुष्प की दूसरी संरचनाएं वही दल, बाहरी दल, सेपल्स, पेटल्स, ये वो फलाना, सभी उपस्थित हो या कुछ उपस्थित हो, सभी भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती है, तो आभासी फल कहते हैं, ठीक है। इस फल को क्या बोलते हैं, आभासी फल। एग्जाम्पल बता देती हूं, जैसे एप्पल। एप्पल में आप ये देख रहे हैं बाहर वाला पार्ट, ये, और ये है एक अंदर आपको काला काला बीज दिख रहा होगा। तो ये बीज है और इसके बाहर जो ये लेयर दिख रही है ना, यही सिर्फ इसका अंडाशय है। बनना तो सिर्फ इसी फ्रूट था, लेकिन क्या हुआ कि जब एप्पल का फ्रूट बनता है तो फ्रूट का पुष्पासन, अभी पुष्पासन क्या है, अरे ओ पुष्पा, देखी कि नहीं मूवी पुष्पासन, ये वो पुष्पा नहीं है, झुकेगा नहीं वाला, ठीक है, ये पुष्पा है थैलेमस। क्या होता है थैलेमस मैडम, बता दो, भूल गए। तो फूल जिस पर लगा हुआ होता है, यहां से ये वाला पार्ट, ये जिस पे फूल की सभी संरचनाएं लगी होती है, दल, बाहरी दल, ये दल लग गए, बाहरी दल, स्टिग्मा, तो ये जो है वो हमारा क्या है, पुष्पासन। तो पुष्पासन भी फूल में, जो फल में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए कैसा है, आभासी। वैसे ये कौन से टाइप का, पोम बोलते हैं इसको, अगर आपको याद हो तो, पोम फल, ठीक है, सबके नाम 11th में पढ़े। ये हमारे स्पेशल है। ये क्या है, कोई पहचान ले, पहचान कौन बोल रहा है, चिल्ला रहा है, मेरा नंबर कब आएगा, पहली बार इतने सालों में मैं गूगल पे आ रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पे आ रहा हूँ। ये है हमारे काजू भाई साहब, कैश्यू, ठीक है, और ये है कैश्यू का फ्रूट।
तो ये फल तो ये है इसका, लेकिन हम फल तो खाते ही नहीं है, हम तो खाते हैं बीज। ये बीज है इसका, जो कैश्यू आप खा रहे हो। वैसे काजू कौन से टाइप का फ्रूट है? नट। ये सब 11th की बातें हैं, ये पोम, नट और सोरोसस, साइकोनस, ये सब, ठीक है। तो ये इसका फ्रूट है। और कैश्यू के जो फ्रूट होता है, यानी काजू का फ्रूट होता है, उसको कैश्यू एप्पल बोलते हैं, ठीक है। कैश्यू एप्पल इसका नाम है, काजू के फल का। तो ये फल है, ये हम थोड़ा सफ़ेद हो जाता है, यदि काला है, इसको थोड़ा फेयर एंड लवली लगाएंगे तो ये सफ़ेद हो जाएगा हमारे तक आते आते। तो ये काजू है। और ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो ये सब क्या है? आभासी फल है। और कौन से आभासी फल होते हैं? तो एक आभासी फल मैं आपको और बता देती हूँ, स्ट्रॉबेरी, जो अभी ऊपर पढ़ के आए। वैसे स्ट्रॉबेरी एकीन टाइप का फल है और कैसा है? एग्रीगेट फ्रूट है, क्योंकि उसमें बहुत सारे अंडाशय मिलके क्या बना रहे हैं? फ्रूट बना रहे हैं, ठीक है। एग्रीगेट एग्जाम्पल पढ़ा था ना, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल है? तो ये है इसके सेब, पुष्पासन, यानी स्ट्रॉबेरी और सेब, ठीक है। वैसे हम उसको कहाँ पढ़ के आए? अभी पुंज फल में पढ़ के आए, क्योंकि बहुत सारे अंडाशय। स्ट्रॉबेरी में आप देखते हैं जो येलो येलो बीज होते हैं, स्ट्रॉबेरी बना देते हैं आपके लिए। ये स्ट्रॉबेरी, इसमें आपको वो बिंदी बिंदी वाले दिखते हैं क्या? वो इसके बीज हैं। और उस बीज के चारों ओर एक एक फ्रूट होता है, जो हमें दिखता नहीं है। वो हर एक बीज फ्रूट होता है, और वो सारे फ्रूट मिलके क्या बना लेते हैं? अब वो फ्रूट है, तो ये जो मासल पार्ट आप खाते हो, जो फ्लैशी पार्ट खाते हो, वो उसका एक्चुअली में रिसेप्टल होता है। रिसेप्टल, रिसेप्टल क्या है? रिसेप्टल वही जिसपे ये थैलेमस, पुष्प, ये वाला चीज जिसपे पुष्प लगा हुआ रहता है। तो इसका रिसेप्टल जो है वो बड़ा होके सारे फ्रूट्स को घेर के ऐसी स्ट्रॉबेरी बना लेता है। तो आप फ्रूट तो खाते ही हो, साथ में रिसेप्टल भी खाते हो, इसीलिए ये भी किस में आता है? आभासी फल में आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी मगर हैशटैग बातें। चलिए अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पर उससे पहले पुराना जो L8 में हमने दिया था। तो L8 का जो क्वेश्चन था वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि स्क्यूटेलम क्या है? तो उसका सही आंसर है कि स्क्यूटेलम एक बीजपत्री बीजजोल है। आई होप आपने कमेंट दिए होंगे अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर। सही मेन तो वही है ना, सुंदर और अच्छे तो बाद में, ठीक है। एक बीजपत्री बीजपत्र है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आभासी फल का उदाहरण बताइए। नींबू, आम, अंजीर, सभी। हो सकता है वीडियो में मैंने बोल दिया वही उगलने की आदत, तो आंसर मिल जाए, लेकिन नहीं तो फिर थोड़ा सर्च कीजिए, दिमाग लगाइए, क्योंकि मैंने बताया है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये आपको मिल जाएगा। और आंसर कमेंट करेंगे मुझे, सही आंसर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, और कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए हैं इस चैप्टर के, तो शायद नेक्स्ट में ये ख़त्म भी हो जाए।